हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना बीएसए का लेक्चर फ्रॉम सेक्शन नंबर 39। अब देखो, ये जो सेक्शन नंबर 39 से पूरी सीरीज शुरू हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के भी सेक्शन इंपॉर्टेंट थे, बट ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पूछी ही जाती है। जैसे रेलेवेंसी वाले जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कैरेक्टर वाला जो सिस्टम है वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स के बारे में, या आप ऐसे कह लो कि जो थर्ड पर्सन होते हैं उनका ओपिनियन कब रेलेवेंट होता है, ये हमें इन सेक्शंस में पता चलता है। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी टेल यू कि अब जुडिशरी वाला पर सिर्फ फाउंडेशन बैचेस ही नहीं, पर यूपी एपीयू के क्रैश कोर्स, बिहार एपीयू के क्रैश कोर्स और राजस्थान जुडिशरी का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। सो ये तो है हमारा फाउंडेशन बैच, जुडिशरी फाउंडेशन बैच विच इज विधान, जो हम अवेलेबल है 20,000 रुपीज में। और फिर है हमारे पास यूपी एपीयू का बैच, प्रीलिम्स 2025 का ये बैच है जो कि अवेलेबल है 3,500 रुपए में, और मीडियम यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। ये इस तरीके से कुछ एक्चुअल प्राइस 50,000 है, बट वो 20,000 रुपए का है। और ये कौन सा बैच है? ये विधान जुडिशरी बैच है। राजस्थान जुडिशरी क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जो कि 15,000 का है, बट हमारे लिए 5,000 का है, ठीक है। बिहार एपीयू प्रीलिम्स बैच विच इज फॉर ₹8,000, और उसका जो प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है, दैट इज 3,500। यूपी एपीयू का प्रीलिम्स बैच दैट इज फॉर ₹8,000, बट द डिस्काउंटेड प्राइस इज ₹3,500, ठीक है। सो इस तरीके के बैचेस अवेलेबल हैं, आप इसे चाहें तो बिल्कुल अवेल कर सकते हैं इन बैचेस को। और एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि और अगर आपको एक्स्ट्रा 1,500 रुपीज का डिस्काउंट चाहिए, यानी कि 3,500 रुपए का तो बैच है मान लीजिए, इस पे भी अगर आपको -1,500 चाहिए तो आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हैं। क्या है? SS7704, जिसपे आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिलेगा 1,500 रुपए का। और इन सारे बैचेस में आपको क्या मिलने वाला है? लाइव क्लासेस होंगी, न्यू लॉज के ऊपर क्लासेस होंगी, BNSS, BNS, BSA, मेजर लॉज, माइनर लॉज सब पढ़ाए जाएंगे। स्पेशल जो एम्फेसिस रहता है वो बेयर एक्ट प्रोविजंस पर रहता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो बेयर एक्ट्स होती है वही आपकी होली बुक्स होती है ना। आप चाहे तो कोई रेफरेंस बुक पढ़े या ना पढ़े, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़ी है तो एग्जाम निकालना मुश्किल है। तो इसलिए जुडिशरी वाला पर स्पेशली जो है वो बेयर एक्ट एम्फेसिस ही पढ़ाई कराई जाती है। फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी, केस लॉ एनालिसिस भी होगा वहां पर, और आंसर राइटिंग स्किल्स को भी, आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं, जो जिसमें जो है एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो भी अच्छी तरीके से उसको भी तराशा जाएगा। डेली प्रैक्टिस पेपर्स है, डेली मेंस प्रैक्टिस है, क्लास नोट्स है, फुल लेंथ टेस्ट है, और आपका PYQ एनालिसिस भी है। तो इतनी सारी चीजें आपको इन बैचेस में मिल रही हैं। आप चाहें तो इसे डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। बस एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको मेरा कोड यूज करना है SS7704, और इन सारे बैचेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो वहां से जाकर के आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है, बैच के ऊपर। तो वहां पर आप पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ सकते हो, बैच का क्या डिस्क्रिप्शन है, और फिर उसके बाद आप चाहो तो उसे एनरोल कर सकते हो। सेक्शन नंबर 39 सबसे पहले हमें बताता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन कब रेलेवेंट होगा और कौन कौन सी चीजों पर रेलेवेंट होता है बेसिकली, और एक्सपर्ट्स होते कौन है। सबसे बड़ी बात तो यही जानने वाली ना, हमने बोल तो दिया एक्सपर्ट, पर एक्सपर्ट्स होते कौन है। वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। 3 सेक्शन आज हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो इलस्ट्रेशन मुझे लगता है कि जरूरी आपको बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस वजह से वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब देखो, जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होता है अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ के पॉइंट पर देखती हूँ, अपना जो इंडियन लॉ है उसके बारे में तो जजेस को पता है ना, उसके बारे में तो कोर्ट को पता है, बाहर के ही लॉ के बारे में उन्हें नहीं पता होगा। तो जब उसके ऊपर उन्हें ओपिनियन फॉर्म करना है तो ही उन्हें एक्सपर्ट्स की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि उन्हें थोड़ा सा गाइड कर सके या कुछ अपना कुछ बात बता सके, ठीक है। उस केस के ऊपर, फॉरेन लॉ के ऊपर, साइंस, आर्ट और एनी अदर फील्ड या फिर कोई भी दूसरी फील्ड हो, और एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, किसी कुछ हैंड राइटिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो यहाँ पर आएंगे, और जो फिंगर इंप्रेशंस हैं उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो कितने पॉइंट्स हमें मिल गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, यही पूछा जाता है कि किन चीजों पर कोर्ट को भी इन्फॉर्म करना है, तब उन्हें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग एंड फिंगर इंप्रेशंस, ठीक है। द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्संस स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, जो लोग स्पेशली स्किल्ड हैं, जो पर्सन स्पेशली स्किल्ड हैं, जानते हैं उस फॉरेन लॉ के बारे में, साइंस के बारे में, आर्ट के बारे में। जैसे साइंस के बारे में बेहतर कौन बता पाएगा? साइंटिस्ट बता पाएंगे। तो जजेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साइंस की पढ़ाई तो करी नहीं है, तो जब उन्हें ओपिनियन फॉर्म करना होगा तो वो उनको बुलाएंगे वहां से,
फॉरेन हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, और एनी अदर फील्ड, और इन क्वेश्चंस एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस आर रेलेवेंट फैक्ट एंड सच पर्संस आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स, और इन लोगों को हम लोग एक्सपर्ट्स कहते हैं। आज हम कोई केस लॉ डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले जो सेशन इसका होगा, जो दूसरा लेक्चर होगा, उसमें हम केस लॉज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि क्या कुछ केस लॉज नहीं मिलेंगे, इसके मिलेंगे, बस आज हम डिस्कस नहीं करेंगे उसे। अब देखो इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। सवाल क्या है कि जो ए की मृत्यु हुई है वो क्या जहर की वजह से हुई है। द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड, ये जो है रेलिवेंट होगा कि एक्सपर्ट के ओपिनियन, क्या उन्हें सिम्टम्स देखने को मिले। डॉक्टर्स, भाई यहाँ पर क्या कौन होगा जो एक्सपर्ट होंगे, डॉक्टर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स बता देंगे कि भाई आपकी किसी की भी जो है डेथ जहर खाने की वजह से हुई है या सुसाइड की वजह से, यही लोग बता सकते हैं, तो वही यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ पर ये वाला भी एक इलस्ट्रेशन देख लो, बी वाला। इट सेज द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग अ सर्टेन एक्ट वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सवाल क्या है कि ए कोई बंदा है, जब वो एक काम, कोई सर्टेन एक्ट कर रहा था, कोई कार्य कर रहा था, क्या रीजन था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या वो इनकेपेबल था, वो उस एक्ट का नेचर नहीं समझ पाया, और दैट ही वाज डूइंग व्हाट वाज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। वो ये चीज नहीं समझ पाया, जो भी कार्य कर रहा था वो ये चीज नहीं समझ पाया कि जो भी वो कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्री टू लॉ है, मतलब कि लॉ उसको प्रोहिबिट करता है करने के लिए। द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉन the question whether the symptoms exhibited by A commonly, वही यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक्सपर्ट कौन होगा, डॉक्टर्स होंगे। हमें सीधे इलस्ट्रेशन से ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये हमें जानना है कि बंदा अनसाउंड माइंड का है या नहीं है, तो हमें डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, उसके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, तब हमें पता चल पाएगा कि वो अनसाउंड माइंड का है या नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन इस क्वेश्चन पे कि क्या एक के कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिससे हमें ये पता चल पा रहा है कि वो अनसाउंड माइंड का है, या एंड वेदर, और वो इस तरीके से अनसाउंड माइंड का है कि वो समझ नहीं पाया नेचर उस पर्टिकुलर एक्ट का जो उसने किया, और ऑफ नोइंग दैट, और या फिर क्या हमें पता करना है, या फिर ये कि उसको उस वक्त ये चीज नहीं समझ में आया कि जो वो कर रहा है वो गलत है या लॉ के कॉन्ट्री है। तो ये कौन एक्सपर्ट बताएगा, ये हमें डॉक्टर्स बताएंगे, ठीक है। एक्सप्रेसली यहाँ पर डॉक्टर मेंशन नहीं कर रखा है, एक्सपर्ट मेंशन कर रखा है, बट हमें इतना जो है इम्प्लाइडली इस बात को समझना है, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन आप अपने आप से पढ़ सकते हो। सबसेक्शन 2 सेज व्हेन इन अ प्रोसीडिंग द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब प्रोसीडिंग में कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है, एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स, कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करी गई है या किसी कंप्यूटर रिसोर्स में उसको स्टोर किया गया है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। द ओपिनियन ऑफ द एग्जाम, तब ओपिनियन किसका लिया जाएगा, ओपिनियन लिया जाएगा एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज अ रेलेवेंट फैक्ट। सीधा सीधा बात कही, कुछ नहीं कहा इन्होंने, बस इतना कहा कि जब भी हम कोर्ट को ऐसा ओपिनियन फॉर्म करना है किसी ऐसी चीज से रिलेटेड which is any information transmitted or stored in any computer resource, किसी कंप्यूटर रिसोर्स में उसको स्टोर किया गया, किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है, तो ओपिनियन किसका लेना होगा, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, सेक्शन भी हो सकता है आपसे पूछ ले जाए, तो इसे ध्यान रखना। 79A ऑफ आईटी एक्ट, तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा जो भी वो ओपिनियन देंगे। एक्सप्लेनेशन सेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट। इन्होंने कहा कि इस सबसेक्शन के लिए जो एग्जामिनर है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के, उन्हें हम एक्सपर्ट कह रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, हम यहाँ रेलेवेंट तो कह रहे हैं, रेलेवेंट तो होता है, हम मानते हैं जो भी ओपिनियन एक्सपर्ट्स के जो भी ओपिनियंस होते हैं वो सब रेलेवेंट होते हैं, लेकिन क्या ये एकदम सोल कन्विक्ट कर सकते हैं, क्या इनके बेसिस पर सोल कन्विक्शन हो सकता है। अगर आपने एक भी बार इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्या सोल कन्विक्शन हो सकता है, तो जवाब है नहीं हो सकता, सोल कन्विक्शन नहीं हो सकता अक्यूज्ड का। और ये सिर्फ एक गाइडिंग आप कह सकते हो, लोग होते हैं जो कि बता सकते हैं, इससे जज बाइंड नहीं होता कि जज को जो लगेंगे जज वही करेगा, ठीक है। इनका जो भी कुछ मामला, इन्होंने जो भी कुछ स्टेटमेंट दिया है वो बाइंडिंग नहीं होगा, इज नॉट बाइंडिंग ऑन द जज, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी पूछ ले आपको एक्सपर्ट पे आंसर लिखना, तो आपको ये महत्वपूर्ण चीजें दोनों पता होनी चाहिए। अब आओ सेक्शन नंबर 40 पे। सेक्शन नंबर 40 क्या कह रहा है, फैक्ट्स बियरिंग अपॉन
ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट कह रहा है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, कुछ ऐसे फैक्ट जो कि वैसे तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन वो रेलेवेंट हो सकते हैं इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। वैसे तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि एक्सपर्ट ने जो बात कही उसको या तो सपोर्ट कर रहा है या उसको रिबट कर रहा है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलेवेंट। देखो इसका इलस्ट्रेशन देखो, The question is whether A was poisoned by a certain poison. सवाल क्या है कि एक क्या certain poison दिया गया था। The fact that other persons who were poisoned by that poison. Fact क्या है, तथ्य क्या है, वो ये कि जो और लोग थे जिनको जहर दिया गया था exhibited certain symptoms. उनको certain symptoms कुछ हुए which experts affirm or deny. जो experts कहते भी हैं और deny भी करते हैं जो भी कुछ हो सकता है to be the symptoms of that poison, तो ये बात particular बात relevant हो जाएगी। इतना ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जो फैक्ट्स वैसे रेलेवेंट नहीं है लेकिन वो रेलेवेंट हो जाएंगे अगर वो एक्सपर्ट ही कही हुई बात को सपोर्ट कर रहे हैं या उसके इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि चाहे तो उसको सपोर्ट करे या तो उसको रिबट करे। ये बात ध्यान दो। 41 पे हम बात करेंगे। सेक्शन नंबर 41 क्या कह रहा है, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। हैंड राइटिंग या सिग्नेचर का ओपिनियन अगर किसी एक्सपर्ट ने दिया तो वो कब रेलेवेंट होगा, कह रहा है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन as to the person by whom any document was written or signed. जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है कि किस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन किया है या लिखा है, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्विंटेंट विद द हैंड राइटिंग, मतलब किसी भी बंदे को अगर उसने लिखते हुए देखा है, मतलब किसी भी बंदे ने अगर उस बंदे को लिखते हुए देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ए पर्सन है, अब यही क्वेश्चन में है, इसी का डॉक्यूमेंट मान लीजिए क्वेश्चन में है, किसी एक्स पर्सन के पास इसने मान लीजिए लेटर्स वगैरह भेजे अपनी हैंडराइटिंग में लिख करके, एक्स इसकी हैंडराइटिंग से भली भांति परिचित है, जैसे आप लोग हैं, अगर आप लोग अगर मेरी हैंडराइटिंग से भली भांति परिचित है तो आप लोग भी जाकर के कोर्ट में विटनेस बन सकते हैं, ठीक है, मतलब कोर्ट में आप एक्सपर्ट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरी हैंडराइटिंग से एक्विंटेंट हो, अगर आपने मेरा साइन देखा है तो आप मेरे साइन से एक्विंटेंट हो, आपको पता है कि मैं साइन कैसा करती हूँ, तो आप जाकर के बता सकते हो कि हाँ ये मैम का साइन है। वही सेम गोज हियर ऑल्सो कि यहाँ पर अगर एक्स के ने कुछ लेटर उससे रिसीव किए तो एक्स को पता है कि उसकी हैंडराइटिंग एक ही कैसी है, तो एक्स जाकर के एज एन एक्सपर्ट वहां पर ओपिनियन अपना दे सकता है। तो कौन यहाँ पर ओपिनियन दे सकता है, यही पूछा जाता है कि जो भी बंदा एक्विंटेंट है विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन जिसके द्वारा वो लिखी जानी चाहिए थी, रिटन और साइंड, दैट इट was or was not written or signed, भाई वो जाकर के कोर्ट में क्या बताएगा, एक्स जाकर के कोर्ट में क्या बताएगा, या तो ये बताएगा कि ये एक ही हैंडराइटिंग है, ये इसने लिखा हुआ है, और अगर नहीं मैच कर रही होगी तो कहेगा नहीं ये एक ही हैंडराइटिंग नहीं है, ये तो कोई किसी और की हैंडराइटिंग है। ये चीज बस यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आओ एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। A person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write. जब आपने मुझे लिखते हुए देखा है, अक्सर मैं करके जो भी कुछ लिखती हूँ आपने मुझे लिखते हुए देखा है, तो आप कहोगे, तब जो है कोर्ट मानती है कि आप एक्विंटेंट हो, सामने वाले की हैंडराइटिंग से परिचित हो। और व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपने मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव किए, मान लीजिए मैंने किसी को लेटर वगैरह भेजा है, आप में से किसी को लेटर भेजा, तो वो बंदा एक्विंटेंट है मेरी राइटिंग से। पर्पटिंग टू बी रिटन बाय दैट, मतलब दिखाया जा रहा है, पर्पटिंग का मतलब दिखाया जा रहा है कि उस बंदे ने लिखा है, इन आंसर टू द डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ। जैसे मान लीजिए आपने पहले मुझे कोई लेटर 1 भेजा, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसके रिप्लाई में आपको लेटर 2 भेजा, तो ये लेटर 2 क्योंकि मैंने अपनी हैंडराइटिंग में भेजा, इस वजह से आप एक्विंटेंट हुए मेरी हैंडराइटिंग से। तो वही कह रहा है कि डॉक्यूमेंट रिसीव किए गए हैं पर्पटिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन, उस पर्सन के द्वारा, इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है, या और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन, और व्हेन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पर्पटिंग टू बी रिटन बाय द, मान लीजिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बैंक वगैरह आप जाते हो, वहां पर कई सारे लोग होते हैं, साइन वगैरह करके देते हैं, तो भाई एक बंदा अगर दूसरे बंदे के साइन को मान रहा है, तो जो मान रहा है उस साइन को, वो डेली देखता है ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कि हाँ पहले इन मैम के पास साइन होकर के तब वो मेरे पास चीजें आती है, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रही है ना सारी चीजें। अब उसको वो ये नहीं कह सकता कि नहीं ये मैम का साइन नहीं है, भाई तुम डेली देख रहे हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तो ये चीज है, ठीक है। मतलब अगर नहीं है तो वो कह सकता है, लेकिन अगर है तो फिर वो ये बात नहीं कहेगा ना। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हैबिचुअली उसको सबमिट करी जा रही है वो चीजें, उनसे होकर के उधर ही जा रही है, आपके पास ही जा रही है, तो आपको तो भली बातें परिचित हो उनके साइन से। ये चीज यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब ये वही लेटर वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया, आप इससे चाहो तो पढ़ सकते हो। अब आओ सबसेक्शन 2 पर, कह रहा है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ द पर्सन।
बंदे का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है तो ओपिनियन किसका रेलेवेंट होगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट होगा, जिन्होंने वो इशू किया है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो भी कुछ ओपिनियन होगा वो रेलेवेंट फैक्ट होगा, चाहे वो कहे कि हाँ इन्हीं का सिग्नेचर, या वो मना करे कि इनका सिग्नेचर नहीं है। तो आज हम लोगों ने पढ़े हैं 3 सेक्शंस, और मैंने आप लोगों को पीडब्ल्यू की जुडिशरी बैचेस के बारे में बताया, जिन्हें आप चाहें तो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली गुड फैकल्टी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट वगैरह है, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।